अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इसके बावजूद कराची के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें एक साथ इतने सारे मसाइल हों जितने कराची में हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये सालों साल की बात है कि कराची की आवाम हर हुकूमत से तवक्को लगाती है, कभी लोकल गवर्नमेंट से, कभी सूबाई हुकूमत से, कभी वफाकी हुकूमत से, कि वो आएंगे और कराची के हालात बेहतर करेंगे ताकि उनको रिलीफ मिले। इस वक्त कराची खबरों में है, जो बारिश की वजह से तबाही हुई है उस वजह से कराची इस वक्त खबरों में है। और यकीनन ये एक रिकॉर्ड बारिश हुई थी जिसकी वजह से रिकॉर्ड तबाही हुई, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है कि कराची में बारिश हुई हो और शहर का ये हाल हुआ हो। इससे पहले जब रिकॉर्ड बारिश नहीं हुई थी पिछले सालों में, तब भी कराची में पानी जमा होता था, कराची की तबाहकुन सूरत हाल होती थी। रिकॉर्ड बारिश ना हो, मामूली बारिश हो, तब भी कराची में तबाही होती है। पानी खड़ा हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और बिजली तो फौरन चली जाती है। और इस तरह के हालात हम दूसरे शहरों में भी देखते हैं, लेकिन जितनी मरतबा ये कराची में होता है इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं देखा जाता। इसीलिए अब सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को सोचना होगा कि आगे किस तरह प्लान करना है। कराची का जो पूरा मास्टर प्लान है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसमी तब्दीली जो है उसको देखते हुए ये लगता है कि अब कराची में बारिशें ज़्यादा होंगी। पिछले चंद सालों में 100-125 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन पिछले साल 322 मिलीमीटर मानसून सीजन में बारिश हुई और इस साल सिर्फ अगस्त के महीने में 450 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इसलिए सोचना है कि आगे कराची के लिए क्या करना है ताकि बारिश आइंदा इतनी तबाही ना फैलाए। एक और अलमिया यह है कि अब कराची में जो बारिश तबाही हुई है ये सिर्फ पसमानदा इलाकों में नहीं हुई, गरीब इलाकों में नहीं हुई, उन इलाकों में नहीं हुई जहां कच्ची पक्की आबादी है, बल्कि कराची के जो पॉश इलाके हैं जहां करोड़ों करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स और घर हैं, वहां पर भी तबाही हुई है। मैं बात कर रहा हूं डीएचए की, जहां पर ना तो इख्तियारात का कोई मसला है ना फंडिंग का कोई मसला है। कराची के दूसरे अजला है वहां तो केएमसी हो, डीएमसी हो, सूबाई हुकूमत हो, इख्तियारात की जंग उनके दरमियान होती है, फंड्स की जंग उनके दरमियान होती है। डीएचए का ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि डीएचए में कंटोनमेंट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इख्तियारात का कोई झगड़ा नहीं है। वो जिम्मेदार है कि डीएचए को किस हाल में रखना है, उसके लिए उन्होंने क्या डेवलपमेंट करनी है, बारिश हो या कोई भी इशू हो, सारे के सारे इख्तियारात कंटोनमेंट बोर्ड के पास है। लेकिन इस वक्त डीएचए का हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें जहां पानी अब भी खड़ा है, जो मौसलाधार बारिश थी उसको ख़त्म हुए 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी, चाहे वो ख़याबान बुखारी कमर्शियल एरिया हो, ख़याबान मुहाफ़िज़ हो, पानी वहाँ पे मौजूद है। और पानी के अलावा जो सड़कों का हाल है वो देखने के लायक है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला डिफेंस डीएचए की सड़कों पर आया था। ये आप देख सकते हैं, ये ख़याबान शहर का इलाका है, रॉयल रोडेल क्लब है इसके पास, और आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। ये वो ड्रेनेज सिस्टम है जो कि डीएचए में कुछ साल पहले बनाया गया था ताकि अगर बारिश हो तो उसका पानी यहाँ जा सके, इस ड्रेन के जरिए उस पानी को निकाला जा सके। ये फेज 5 है, ये फेज 5 5th स्ट्रीट है और यहाँ पानी देखें, ये पानी देखें, ऐसे लग रहा है ये रोड पूरा उखड़ गया है। ये ऐसे लग रहा है ये फेज 5 5th स्ट्रीट। पानी तो शायद इन इलाकों में, खासतौर पे इस ख़याबान शहर के इलाके में यहाँ से निकल गया, लेकिन आप इन सड़कों का हाल देखें, ऐसा लगता है कि बाकायदा एक बड़ा ज़लज़ला आया था। जो रोड थे वो उखड़ गए हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम के स्लैब्स लगे थे वो बाहर आ गए हैं, जो कि यकीनन वहाँ के रहायशियों के लिए भी एक ख़तरा है, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उनके लिए ख़तरा है। ये हाल हुआ है डीएचए कराची का। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे तो इख्तियारात का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल हमारे सामने है। जब कराची में ज़्यादा बारिश हुई, पानी आया, तो वज़ीर आज़म ने इख्तियार दिया एनडीएमए को, उनको हिदायत दी कि आप कराची जाएँ, नालों की सफाई करें, जो पानी का मसला है उसको हल करें। तो एनडीएमए भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है, एफडब्ल्यू भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है, लेकिन डीएचए में सिंध हुकूमत काम कर रही है। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने ट्वीट किया कि अब सिंध हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत की जो इंतज़ामिया है वो डीएचए से पानी निकालने का काम करेगी, कंटोनमेंट बोर्ड को हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी। तो सिंध हुकूमत डीएचए में आके काम कर रही है, एनडीएमए और एफडब्ल्यू कराची के दूसरे अजला में काम कर रही है। बड़ा अजीब सा एक अलमिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो कलेक्टिव एफर्ट है उससे आइंदा कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। आज हमारे पैनल में जो गेस्ट मौजूद हैं वो कराची को बड़े करीब से देख चुके हैं, कराची के मेयर भी रह चुके हैं, कराची को एडमिनिस्टर कर चुके हैं, और उनसे राय लेंगे कि कराची को अगर हमने ठीक करना है तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर, पाकिस्तान कराची के साबिक मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। इनके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे पीएसपी के चेयरमैन और कराची के साबिक मेयर
मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी चाहूँगा कि हम जो कराची के इशूज़ हैं उस पर बात करें, लेकिन उससे पहले फारूक साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल हालात में भी एक मुस्बत बात यह है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेंगे और 3-4 बड़े इशूज़ हैं कराची के, उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें नालों की सफाई है, तजावुज़ात का खात्मा है, कराची से जो कचरा उठाने का मामला है उसको मुस्तकिल बुनियाद पर हम हल किया जाएगा और कराची वालों के लिए पानी दस्तयाब होगा, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको लगता है यकीन दहानियाँ तो पहले भी हुई हैं, अब अगर ये दोनों हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं तो कराची वालों को रिलीफ मिलेगा? पहले तो ये देखना है कि अगर इन दोनों हुकूमतों ने यहाँ से वज़ीर आला सिंध और वहाँ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये तय कर लिया है और उनके दरमियान एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है, तो मेरे ख़्याल में कराची के लोग ये देखना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को पूरी तरह से यकीन दिलाएं कि वो कराची के मामले पर एक पेज पर हैं और बाकी जो कराची में इनके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं या नुमाइंदे हो सकते हैं वो भी पॉलिसी लेवल पर और कुछ फैसले हों उस लेवल पर, और फिर उस पर जब एग्जीक्यूशन हो और उसमें जहाँ जहाँ पॉलिटिकल या कोई और सेंसिटिविटीज़ आ सकती हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा। बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। पहली बात तो मैंने अब तक ये नहीं देखा, पहले MQM जब बल्दिया में थी, अब वो ज़ाहिर के वक्त वो ख़त्म हो रहा है उनका, तो 6 रुकनी कमेटी थी जिसमें MQM पाकिस्तान के भी 2 नुमाइंदे थे। अच्छा, लेकिन अब तक मैंने इन सबको इकट्ठा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और अपना आगे का जो प्लान और रोड मैप। आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर उम्मीद आपकी जाग जाएगी कि शायद कम अज़ कम ये होगा कि ये कम अज़ कम पब्लिक के सामने कमिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो भी मीटिंगें हुई इनकी, उसके बाद बाहर आकर सब ने अपनी अपनी बोलियां बोलना शुरू कर दी। सही, कोई मशरिक की तरफ देख रहा था, कोई मगरिब की तरफ देख रहा था, कराची की तरफ मुझे किसी की नज़र नहीं आई। एक बात, आर्टिकल 160 देखिए 18वीं तरमीम पर यह हाथियों की लड़ाई में कराची और कराची वाले घास की तरह कुचले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि 8वां कौमी मालियाती कमीशन जो 7-8 साल से ड्यू है वो बने और वहाँ से आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज डी में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और पाकिस्तान के सारे बड़े छोटे शहरों को बराह रास्त वफाक से मरकज से फंडिंग हो, सूबों की कुछ फंडिंग को वो कम करे जो 7वें कौमी मालियाती कमीशन में ज़्यादा चली गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब, वैसे तो बड़े विजनरी निकले आप, क्योंकि आपने पहले ही अपनी पार्टी का जो निशान है डॉल्फिन रख लिया था। शायद आपको अंदाजा था कि आने वाले वक्त में कराची में जो बारिश होगी वो बारिश का पानी निकालने वाला कोई नहीं होगा, डॉल्फिन की जरूरत होगी यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक शहजाद भाई, अजीब बात है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। मैं इससे पुरुमीद नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं होगा और अलायंसेस से काम नहीं हुआ करते। देखिए, वज़ीर आज़म अगर इस लेवल की तबाही बर्बादी हो गई है और आज कराची की ये पोजीशन हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आकर नालों के ऊपर बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म जो ने NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पर भेज दिया है, तो दैट मीन्स के देयर इज एन इशू, चीज़ें ठीक नहीं चल रही। अब इसको अब यहाँ पर ये इशू बनी गया है, तो मैं तो इसमें भी सिमिलर लाइनिंग देखता हूँ कि भाई अब इसको परमानेंट कॉन्क्रीट इसके सोल्यूशन पे जाए ना। और कॉन्क्रीट सोल्यूशन इसका ये है, 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा कराची के हवाले से। वो ये कि नंबर 1, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो वफाक से सूबों को आए हैं वो सूबाई वजीर आला के ऑफिस में आकर पार्क हो गए। वो कहता है मेरी मर्जी मैं किसी को इख्तियार दूं, मेरी मर्जी मैं किसी को इख्तियार ना दूं। उसके ऑफिस से इख्तियारात निकलकर डिस्ट्रिक्ट को, टाउन्स को, शहरों को और यूनियन काउंसिल्स को जाएंगे, इसलिए कि सूबाई खुद मुख्तारी है, ये वजीर आला की अकेली की खुद मुख्तारी नहीं है। नंबर 2, ये जो NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दिया जाता है, वो सूबों को जो भी प्रोपोर्शन दे रहे हैं वो भी वजीर आला की मर्जी पर है कि NFC अवार्ड लेने के बाद वो उसकी मर्जी, वो जिस डिस्ट्रिक्ट को पैसे देना चाहें दें, वो जिस डिस्ट्रिक्ट को पैसे ना देना चाहें कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। कल को वज़ीर आज़म भी बोले कि भाई मेरी भी मर्जी, मैं जिस सूबे को पैसे देना चाहूं दूंगा, मैं जिस सूबे को ना देना चाहूं ना दूं, तो आप कहेंगे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, पाकिस्तान की साली में खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से NFC अवार्ड के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा लाजिम और मलजूम बनाया जाए। तीसरी बात यह कि डिस्ट्रिक्ट खत्म करके उसी 18 टाउन्स को बहाल करें, एक डिस्ट्रिक्ट मेयर के ऑफिस को अहमियत दें, उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, और उसके ये जो वजीर आजम आ रहे हैं या ये वजीर आला हैं या जो भी आ रहा है
उसको चाहिए कि मेयर के ऑफिस को स्ट्रेंथन करे, ना कि कोई पैकेज लेकर आए। फ़हीम साहब, आप समझते हैं कि अगर मुस्तकिल बुनियाद पर इन मसाइल का हल तलाश करना है तो हमें सिस्टम को अब चेंज करना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी तो अब खुद ये कह रही है कि कराची इतना बड़ा शहर है कि इसको एक सूबाई हुकूमत नहीं मैनेज कर सकती। तो जैसे जो तजावीज़ फारूक साहब ने दी या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दी कि डिसेंट्रलाइज करें इसको, आप जो इख्तियारात नीचे तक दें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसको लाजिम बनाएं, ये सब करने की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जब तक जो भी हमारा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम स्ट्रेंथ नहीं होगा, जितने आर्म्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और जब तक उनको वसाइल नहीं मिलेंगे, ये वज़ीर आज़म साहब के कराची आने से या वज़ीर आला के इस्लामाबाद जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए अभी डिफेंस से आ रहा हूँ। डिफेंस में समंदर से 500 फीट के फासले पर गलियाँ जो हैं, सड़कें घुटनों घुटनों पानी में इस वक्त भी जो है मौजूद हैं। चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड जो क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ आती है, उसकी क्लिफ्टन ब्रिज की जड़ में लिली रोड नाला बह रहा है। लिली रोड नाले के ऊपर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड है और चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड के ऊपर इस वक्त भी पानी खड़ा है। अगर कोई सिर्फ उस नाले में एक होल कर दे तो वो पानी निकल जाएगा। तो बुनियादी तौर पे यही हाल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड का था कि नीचे सोल्जर बाज़ार नाला जा रहा है और घुटनों घुटनों पानी सड़क के ऊपर खड़ा है और पानी नहीं निकल रहा है। तो एक तरफ निज़ाम की ज़रूरत है, दूसरी तरफ बल्दियाती इदारों की जो अपनी स्ट्रेंथनिंग है उसकी रिक्वायर्ड है। आपने एनडीए में कहा, एनडीए में तो आता है, पीडीए में कहाँ है? अगर एनडीए में पीडीए में इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकता तो मुझे बताइए किस बात की स्ट्रेंथनिंग है? कराची के अंदर पीडीएम का दफ्तर डिफेंस फेज़ 2 एक्सटेंशन की एक सड़क पर वाक़िफ़ है। मुझे यकीन है कि 95% कराची के शहरियों को नहीं पता होगा कि कराची में यानी सिंध का पीडीएम का दफ्तर कहाँ है। तो जब तक ये अबतरी रहेगी, ये बदहाली रहेगी, ये जब तक, और वज़ीर आज़म साहब 2 साल बाद अगर आज ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर आला के साथ मिलकर काम करेंगे या सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, तो यकीन जानिए इससे कराची के अवाम उन्नास को कोई ना तो तक़वियत मिलती है ना हौसला बढ़ता है। अच्छा फ़हीम साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है क्योंकि डीएचए के हवाले से बात करें। अब देखिए, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो ये बहस होती है ना कि इख्तियार किसका है, केएमसी का है, डीएमसी का है, सूबाई हुकूमत का है। अब यहाँ तो कंटोनमेंट बोर्ड है और वो भी, यहाँ तो कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है क्लिफ्टन में, डिफेंस में। तो इसका मतलब जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में ही फुकदान है, सिर्फ इख्तियारात का मसला नहीं है। शहजाद में अगर एक जुमला इजाज़त अगर दें आप, देखिए कराची का टोटल रकबा है 3557 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से तकरीबन 500 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरिया कह लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया कह लीजिए, बिल्डअप कह लीजिए। इस 500 में से 202.5 स्क्वायर किलोमीटर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर है। कितना एरिया दोबारा बता दीजिए? 3500 में से 3557 में से 500 स्क्वायर किलोमीटर बिल्डअप एरिया, अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन कह लीजिए, उसमें से 203 स्क्वायर किलोमीटर कैंटोनमेंट के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ फौज के पास यही है, इसके अलावा जो फौज के कैंप्स हैं, नेवी के हैं, जो एयरफोर्स, मतलब यहाँ पर कोई इख्तियारात की लड़ाई नहीं है, सबको पता है किसका काम है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से आप शहर को बांट दोगे, रेलवे का इख्तियार अपनी जमीन पर है, कैंटोनमेंट्स का अपने पास है, स्टील मिल का अपने पास है, तो बेचारा जैसे मुस्तफ़ा कह रहे हैं आप मेयर को भी वो कर दोगे, मेयर तो सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल एरियाज पे होगा। मुझे स्पेसिफिक्स पे बात करनी है फारूक उस्ताद साहब, क्योंकि पानी एक बड़ा मसला। एक तो ये कि नालों की सफाई होना ज़रूरी है, बर वक्त होना ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा और शायद हमें और कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़े क्योंकि अगर आइंदा भी सालों में इतनी बारिश होती है। दूसरा, जो तजावुज़ात हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा इसको ख़त्म करेंगे। अब ये तजावुज़ात जो है, आपको लगता है कि अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर आ जाए तो ख़त्म हो जाएंगी? कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है बार बार इस पर, या ये नामुमकिन सी बात है, इन आबादियों को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता? अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब ने जब इस तरह का हुक्म दिया था तो उस पर आप किस तरह तरजीहात तय करेंगे और फिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। अगर एक जगह तजावुज़ात बन गई हैं और कहीं कहीं तो बल्दियाती इदारों ने लीज़ भी दे दी है, और वो चाहे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एरिया हो या कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया हो,
फिर इस शहर में तो एक कहानी गोठ आबाद स्कीम के नाम पे, कच्ची आबादी एक्ट तो 1985 का है, लेकिन एक गोठ आबाद एक्ट भी बना हुआ है जिसमें अचानक किसी खाली जगह पर कुछ खाना बदोश आते हैं, वो वहाँ एक सेटलमेंट बन जाती है और उसे दिखाया जाता है कि ये तो 1850 से यहाँ पर कोई गोठ था या 1930 से कोई गोठ बना हुआ था, उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। ये पॉलिटिकल बुनियादों पे इस तरह की चीज़ें इस शहर में हुई हैं। तो ये ज़रा सा मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें स्टेक होल्डर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये सारी बैकग्राउंड के साथ बात होनी चाहिए। वफाक कितना आगे आएगा? पीरियड था बतौर मेयर, उसमें बड़ी तारीफ होती है कि डेवलपमेंट का बड़ा काम हुआ, लेकिन उस दौर में एमक्यूएम उस वक्त हुकूमत में थी, तनकीद ये होती है कि उस वक्त ये तजावुज़ात हुए, चाइना कटिंग भी हुई, लेकिन अब मसला ये है कि क्या इनको हटाया जा सकता है? क्या नालों पे जो तजावुज़ात हुई हुई हैं ये हटाया जा सकता है? क्योंकि महज सफाई करने से या इनकी मेंटेनेंस करने से तो ऐसा नहीं लगता कि अब ये मसला हल होने वाला है बारिशों वाला। देखिए, मेरे ज़माने में कि जो ये बात जो भी लोग करते हैं, अगर एक लम्हे के लिए मेरे ज़माने में ये शहर जो है वो दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें बुलाकर कहती थी, 12 मेयर्स को बुलाकर कहा कि आपका शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया है। आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल था। मेरे ज़माने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगाता था, कहता था काम देखना है तो जाकर मुस्तफा कमाल का देखो। आज का चीफ जस्टिस आकर अदालत लगाता है, कहता है कि भाई तुम जान क्यों नहीं छोड़ते शहर की, वजीर आला और ये दोनों नाहल। मेरे ज़माने में शहर में तरक्की नजर आती थी, मसाइल थे, तरक्की नजर आती थी। तो ये जो परसेप्शन आज के सिंध की हुकूमत ये दे रही है, जब उनसे भाई बात, मैं एक लम्हे के लिए कहता हूं कि ये 12 सालों से आप हैं, फर्ज कर लें कि आपका लगाया हुआ इल्जाम जो है वो सही है, तो भाई एक्शन कौन करेगा? आप लोग ना एक्शन, भाई मुस्तफा कमाल को लेकर चलो और बताओ कि भाई ये जगह तुमने जो है वो गलत बनवाई है, और सारी मीडिया को लेकर चलो। मैं चलने के लिए तैयार हूं। आसान नहीं होता ना, एक दफा लोग आ जाए, घर बन जाए, आबादी हो जाए, फिर उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है ना। ये दूसरी बात है, नहीं बनी ना आबादी, ये गलत बात करते हैं जो लोग भी बात करते हैं। मैंने तो इंक्रोचमेंट हटाई है भाईजान। मैंने तो बाग इब्न कासिम आपका 70 एकड़ इंक्रोच हुआ था, आज बाग इब्न कासिम मुझे गन फाइट करनी पड़ती थी बाकायदा, वहां पे अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर जाने पड़ते थे। ये बीच पार्क आपका बंद पड़ा हुआ था, उसको खोल दिया। आपका ये तारिक रोड पे झील पार्क, ये 30 सालों से बंद था, झील पर इंक्रोचमेंट हुई भी थी, इसको हमने जो है वो डेमोलिश किया सारा। फिर मैंने जो है वो कटी पहाड़ी पे इंक्रोचमेंट हटा के कटी पहाड़ी का रास्ता बनाया। फिर तमाम शाहराहों को हमने वसी किया है। ये आपके बात आइलैंड के ऊपर, नाले के ऊपर हबीब बैंक की बिल्डिंग बनी हुई थी, हबीब बैंक की बिल्डिंग लाकर फिर आगे जाएं तो तमाम बड़े बड़े बेंगलोर ने अपने स्विमिंग पूल और अपने पार्क्स बना रखे थे उसके ऊपर। इन सबको भी मेरे जमाने में तो इंक्रोचमेंट खत्म हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूं आपके तवज्जुह से कि हम जो लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं उनकी बात सही, उसकी बात मैं मान लेता हूं कि वो सही कर रहे हैं। तो भाई वो वजीर आला हैं, अभी वो उनके पास हुकूमत है, तो भाई उनका काम खबरनामा सुनाना नहीं है ना। उनका काम है कि आए बताएं कि भाई ये इंक्रोचमेंट है मुस्तफा कमाल, चलता है मुस्तफा कमाल उनके साथ, और बोले भी ये आपने एक जगह नहीं दिखा पाएंगे शहजाद भाई, ये जो पानी भर रहा है ये नहीं भर रहा, एक जगह नहीं दिखा पाएंगे। चले मेरे साथ, मैं यहाँ, भाई मैं मुल्क से बाहर तो नहीं भागा हुआ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे जरा बताइए ना, देखिए अब हल क्या है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चंद रोज पहले वजीर आजम ने हिदायत दी, NDA में और FWO कराची में आए, रकासी आपका भी उन्होंने काम किया, नाले भी साफ किए कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन कल हम क्या देख रहे थे? कल हम ये देख रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये बता रहे हैं कि जो DHA में पानी जमा है उसको निकालने के लिए सूबाई हुकूमत आके मदद कर रही है। तो FWO NDA में कराची के दूसरे शहरों में इलाकों में काम कर रहे हैं और सिंध हुकूमत DHA में काम कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये तो बड़ी हमआंगी है मेरे ख्याल में। इससे मैं हल बताता हूं आपको शहजाद, मैं हल बता। देखिए आप मेरी लास्ट आखिरी जो जुमला था ना उसको प्लीज उसको अनहर्ड ना जाने दीजिएगा कि मैं बता रहा हूं कि शहर की तबाही बर्बादी, जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो कि वॉच डॉग होता था, उस डिपार्टमेंट को इसी 2013 में वजीर आला ने अपने साइंस से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर दे दिया। यानी कि जो चोरी करते थे, जो चोर डिपार्टमेंट था उसके अंडर में चौकीदार को दे दिया। तो डिपार्टमेंट यहां से शुरुआत हुई सारी कहानी। इस वाली बात को 7 साल हो गए, ये बिल्डिंगें बनी हुई है, ये 7 सालों में बनी हुई है सारी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। 3 नाले हैं आपके, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला। इन 3 नालों को आप इसकी ओरिजिनल विर्थ पे, इसकी ओरिजिनल डेप्थ पे लेकर जब तक नहीं आएंगे, जब तक कराची के 80% लोगों का मसला हल नहीं होगा। मैं जरा आगे बढ़ूं, एक और बड़ा मसला फहीम साहब जिस पे कहा है वजीर आजम ने कि हम इस मसले का भी हल निकालेंगे, और बताइए मुझे क्या ये मुमकिन है कि कराची की आवाम को पानी फराहम किया जा सके, यानी कि टैंकर के जरिए नहीं, लाइन में पानी आए, नल में पानी आए, जिस तरह पाकिस्तान में पूरे मुल्क में आता है। यहाँ पे टैंकर चल रहे होते हैं,
लेकिन घरों में पानी नहीं आता। क्या ये हो सकता है, या आपके ख्याल में माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये नहीं कर सकती सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत? इसका शॉर्ट आंसर तो ये है कि ये नहीं हो सकता। और अब इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो ये है कि जिस तरह से कराची को 2002 से प्लान किया गया था K4 को, और जिस तरह से K4 को ले जाके DH सिटी और बैरिया टाउन और अब अल्लाह PI पे ले जाया जा रहा है, 25 अरब से FWO के साथ निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया गया था, आज वो 43 अरब पे पहुंच गया। और कोई ज़रिया नहीं है कि अगले 10 साल भी में ये जो पहला 260 मिलियन गैलन का जो पानी का जो वो है, वो अगले 10 साल में एक बूंद भी पानी आ सके। मसला यही है कि जब हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, हर एक सिस्टम का हिस्सा बनने को तैयार है, और कोई बोलने को तैयार नहीं, तो फिर कराची को पानी नहीं मिल सकता। वरना कराची को पानी का क्या मसला है? आपको हब डैम पे भी पानी है, दरिया सिंध में भी पानी है, किंजर पे भी है, और हडेरो और हालेजी लेक जिनको हिस्सा बनना चाहिए था K4 का, वो नहीं बने, उनमें भी पानी मौजूद है। मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा फारूक सत्तार साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया है। पानी का मसला आपके ख्याल में हल होगा? जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ये भी एक मसला है जिसको हल कर रहे हैं। देखिए, ये 65 करोड़ गैलन रोज़ाना की फराहमी का मनसूबा K4, और जिस तरह उसके डिज़ाइन को तब्दील किया गया, जिस तरह इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आया, और ये भी 3 मरहलों में होगा, यानी 2-3 साल एक, फिर 3-4 साल एक, यानी 26 करोड़ गैलन, 26 करोड़ गैलन और 13 करोड़ गैलन। इसे एक साथ अब क्लब करने की ज़रूरत है, वॉर फुटिंग पर इसे टेकअप करने की ज़रूरत है, इसके डिज़ाइन को फिलफॉर ठीक करके अगर 43 नहीं, अब तो ये मेरे ख्याल में 80 अरब तक भी चला गया फ़हीम भाई, और मैं समझता हूँ कि अगर तीनों मरहलों को मिला लेंगे तो ये 200 अरब का मंसूबा, इसकी तकसीम और तरसील की लाइनों को मिलाकर। अब इसीलिए मैंने कहा कि 300 अरब सालाना कराची को आप देने के लिए आमादा होंगे, तो वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिले, ये कमेटी काम करे। लास्ट कमेंट मुस्तफा कमाल साहब, ये पानी वाला मसला हल हो सकेगा या नहीं? फ़हीम भाई हमारे बहुत और बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं जो बड़ी एहतराम के साथ कहना चाहता हूं कि फ़हीम भाई, आपके पास ये मिस परसेप्शन है कि ये डिज़ाइन इसका चेंज किया गया। नहीं, 2002 में नहीं, 2008 K3 बना है 2002 में, 2008 में जब K3 जब मैं आया हूं 2005 में, तो उसके बाद पहली दफा कंसीव इसको K4 को मैंने किया। 2008 में हमने ये स्टडी की कि भाई ये जब स्टडीज करने आप जाते हैं तो आपको 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। तो अभी कराची के अगले 50 सालों के लिए पानी के लिए अगला रूट क्या होगा? 50 सालों के पानी की ये पूरा ये जो कॉरिडोर है, ये अगले 50 सालों के पानी के लिए है। यानी कि 1000 फीट की जगह हमने जो चौड़ाई में 1000 फीट, K4 तो 100 पे आ रहा है, 1000 अभी 9 ऐसे पाइपलाइन और आ सकती है। तो वो कॉरिडोर उस वक्त बहरिया टाउन का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। एक बात, और वो ये इस परसेप्शन के जरिए जो आप जैसे लोग अगर इसको करेंगे तो फिर वो जो पानी आ रहा होगा वो फिर प्राइवेटली गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल में मेरे पास भी कुछ मालूमात कर लेंगे प्राइवेट कर लेंगे गुफ्तगू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वाली बात को बेस बनाकर बहुत सारे जो ऐसे नाकबंदेश लोग हैं जो कि कराची के बदख्वाह हैं, उनको मौका मिल जाता है कि इस पानी की लाइन को। सर, ये मसला हल हो सकता है, नहीं हो सकता है? सर, ये बिल्कुल ये देखें, वजीर आजम की इस स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। K4 बिल्कुल बनना, तेजी से बन सकता है। K3 जिस तरह से बना था, हमारे जमाने में K3 कंप्लीट हुआ, मैंने K2 किया था, K4 मैंने किया था, बन जाएगा। अगर उसमें कोई, अगर किसी को DHA को या बहरिया टाउन को पानी भी जा रहा तो 10 मिलियन गैलन पानी चला जाएगा। भाई वो भी तो कराची के लोग हैं ना। अगर आप उसको, कराची के लोगों ने जाकर प्लॉट नहीं है, तो उनकी बात ही नहीं हो रही है, उनकी बात ही नहीं हो रही है। मसला ये कि जो ओरिजिनल TORs हैं 2002 के, उनमें हडेरो और हालेजी लेक को शामिल करना था। हडेरो और हालेजी को शामिल मेरे पास वक्त माजरत के साथ खत्म हो चुका है। इंटरिम प्रोजेक्ट भी है 6.5 करोड़ गैलन का, इंटरिम भी, उसके ऊपर अमल कर ले, वो जल्दी हो जाएगा। कम से कम एक इंटरिम रिलीफ मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं जो सजेशंस हैं आपकी, वो वफाकी हुकूमत भी सुन रही है, सूबाई हुकूमत भी सुन रही है, ताकि इन पर अमल किया जा सके और कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लंदन में क़याम और उनकी पाकिस्तान वापसी को लेकर नून लीग पर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ जब तक मुल्क वापस नहीं आएंगे या अपनी वापसी की कोई एक तारीख नहीं दे देते, उस वक्त तक नून लीग के सियासी बयानिए और नून लीग की साख को नुकसान पहुंचता रहेगा और हुकूमत को नून लीग के खिलाफ इल्जाम तराशी और बयानिया बनाने का मौका मिलेगा। अदालत ने नवाज शरीफ को इलाज के गर्ज से 8 हफ्तों के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी, मगर आज उन्हें लंदन गए हुए 9.5 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक
ना ही नवाज शरीफ की कोई सर्जरी हुई है, ना ही इनकी पाकिस्तान वापसी का कोई इम्कान नजर आ रहा है। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ ने लंदन में खुद साख्ता जिला वतनी का फैसला कर लिया है, और क्या नवाज शरीफ अब उसी वक्त वतन वापस आएंगे जब उन्हें सियासी तौर पे किसी रिलीफ का इम्कान नजर आएगा, या सियासी मौसम उनके लिए साजगार होगा, और क्या जब तक नवाज शरीफ बाहर रहेंगे तब तक नून लीग की सियासत को नुकसान पहुंचता रहेगा और तहरीक इंसाफ की सियासत को फायदा पहुंचता रहेगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राना सनाउल्लाह साहब, क्या इस वक्त नवाज शरीफ लंदन में इसलिए मौजूद हैं कि उनको इलाज की ज़रूरत है और उनकी तबीयत ख़राब है, या नवाज शरीफ ने और पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि वो जिला वतन रहेंगे और जब तक सियासी माहौल साजगार नहीं होता, जब तक कोई इलेक्शन का माहौल नहीं बनता, तब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और उनकी जो यानी तरजीह है, प्रेफरेंस जो है वो उनका इलाज है। उसकी वजह ये है कि ये बात रिकॉर्ड है कि यहाँ पे जो एक बहुत ही यानी काबल डॉक्टरों का पैनल था, उसके सरबराह का बयान आपने पिछले दिनों सुना होगा कि जब उन्हें वो प्लेटलेट्स का मसला था, ताहिर शमसी साहब फरमा रहे थे, तो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो जब यहाँ के जो सर्जन हैं उनको बुलाया गया तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। वो इलाज की गर्ज से वहाँ पे मौजूद है और कोविड-19 की वजह से उनका इलाज डिले हुआ है। अल्लाह करे कि अब उन्हें सितंबर या अक्टूबर में जो है वो उनका प्रोसीजर हो जाए और वो कामयाब रहे, वो सेहतमंद रहें, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो वो इरादा रखते हैं। उसके बाद जो उनकी अगली तरजीह है वो है पाकिस्तान वापस आना। राना साहब, आपने कहा कोविड की वजह से उनका इलाज अब तक हो नहीं सका है। नवाज शरीफ साहब नवंबर 2019 में गए थे। कोविड का जो मामला है दुनिया भर में जो हिट किया और लंदन में भी जो हिट किया वो मार्च 2020 में था, यानी कि उससे पहले 4 महीने वो वहां पर मौजूद थे, उसमें भी उनका इलाज नहीं हुआ। और मैंने भी सुना है डॉक्टर ताहिर शमसी का साहब का बयान, कल हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया था। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो, क्रिटिकल हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि उनको बाहर जाने देना चाहिए। लेकिन अब उनकी हालत पहले से तो बेहतर नज़र आती है ना। ठीक है, उनको इलाज की आज भी ज़रूरत होगी, जो कि पाकिस्तान में भी अब हो सकता है। वो कॉम्प्लेक्स जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उससे तो यकीनन वो बाहर आ चुके हैं अब। नहीं, देखिए, इसमें शहजाद इकबाल, ये तो वैसे इन लोगों का बड़ा घटियापन है और बुनियादी तौर पे क्योंकि बहुत ये छोटी सोच के मालिक लोग हैं, तो इसलिए ये उनकी सेहत को जो है वो इस तरह से जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप एज के इस हिस्से में हों और उसके बाद आपको एक से ज़्यादा आर्जे जो है वो लाक हों, तो ये एक मेंटेनेंस होती है। अगर आप अपने आप को वेल मेंटेन करें, दवाई के हिसाब से, डॉक्टर की जो हदायत है उनके हिसाब से और खाने के हिसाब से, तो आप बज़ाहिर जो है वो अपनी ज़िंदगी को ठीक गुजार रहे होते हैं और आप ठीक नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अगर वो आप मेंटेनेंस में कोई थोड़ा बहुत भी रद्दोबदल या फ़र्क पड़ जाए तो फिर वो आप किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं। राना साहब, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। देखिए, अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाज़त 8 हफ्ते के लिए इसलिए दी थी क्योंकि उनकी हालत उस वक्त बताया गया था कि क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। जो आप बात करें कि उनको उनकी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से उनको एक मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, वो तो हर कन्विक्ट शख्स को रखनी पड़ती है जो कि पाकिस्तान की जेलों में है। हर किसी को ये इजाज़त नहीं मिलती। ये स्पेशल केस इसीलिए था क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ भी हो सकता है उनकी तबीयत को। मेंटेनेंस वाला मामला वो पाकिस्तान भी देख सकते हैं, जेल में भी रह के हो सकता है। ये मौक़िफ़ है ना हुकूमत का। देखें शहजाद इकबाल, जो मियाँ साहब का केस है ना, वो एक मुनफरिद केस है। हर किसी को कोई गवर्नमेंट साजिश करके सज़ा तो नहीं दिलाती। हर किसी के जज की कोई वीडियो तो नहीं बनाई जाती। हर किसी का जज जो है वो वीडियो में ये तो नहीं कहता कि जी मुझे ब्लैकमेल करके जो है सज़ा दिलवाई गई है। हर किसी का जज ये तो नहीं कहता कि जी मुझे कहा जा रहा था बहुत यानी बहुत आला यानी ओहदों पे फाइज एक पर्सनैलिटी रिटायर हो गई है, एक अभी भी सर्व कर रही है कि मुझे कहा गया कि दोनों में 14-14 साल सजा दो, लेकिन मैंने तो फिर देखे मियां साहब आपको एक में बरी कर दिया और एक में 7 साल सजा दी है। यही मौक़िफ़ इख्तियार करें ना, क्योंकि आपको लगता है कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई, उनको साजिश के तहत सजा दी गई, इसीलिए वो जिला वतन बैठे हुए हैं। यही मौक़िफ़ फिर इख्तियार करें ना आप। नहीं, यानी मामला ये है कि जब आप उनको एक
कैदी के तौर पे दूसरे कैदी से कन्फ्रंट करते हैं, तो मैंने वो फ़र्क वाज़े किया है। राणा साहब, लेकिन जब मैंने सवाल आपसे पूछा कि क्या वो तबीयत खराब होने की वजह से बाहर हैं या ये फैसला उन्होंने और पार्टी ने कर लिया है कि वो जिला वतन रहेंगे, इस हवाले से आपने एक बयान दिया था कुछ रोज़ पहले। आपने ये कहा था कि नवाज शरीफ उसी वक्त आएंगे जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, और उनकी सेहत उसी वक्त ठीक होगी जब हुकूमत की तबीयत खराब हो जाएगी। तो राणा साहब, आपने ये कहा था कि जो करना है हुकूमत कर ले, नवाज शरीफ साहब उसी वक्त आएंगे जब वो सेहतियाब होंगे, और मुकम्मल सेहतियाब वो उसी वक्त होंगे जब हुकूमत की तबीयत खराब होगी। तो आप यही कहना चाह रहे थे ना कि जब हुकूमत कमज़ोर पड़ेगी वो माहौल होगा, वो वक्त होगा नवाज शरीफ साहब के वापस आने का। देखिए इनके एक तर्जुमान ने को 3 दिन पहले कुछ बयान भी लहराए थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बयान अभी ये पढ़े बगैर ही लहरा रहा है। उन बयान हल्फीज में ये लिखा हुआ है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब सेहतमंद ना हो जाए और सेहतमंद भी उनके डॉक्टर्स की ओपिनियन के मुताबिक ना हो, तो वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि जब उनके डॉक्टर्स उनको सेहतमंद करार देंगे, वो भी खुद को महसूस करेंगे कि मैं सेहतमंद है, तो वो वापस आएंगे। बाकी जहाँ तक इनकी तबीयत का तल्लक है, इनकी तबीयत शहजाद इकबाल इस वजह से ख़राब हो रही है, इनको इस बात का भी अंदेशा है कि मियां नवाज शरीफ साहब कहीं फ़ौरन वापस ना आ जाएं। उसकी वजह ये है कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन का जो इन्होंने फसाड और फ्रॉड इन्होंने किया पूरी कौम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, उसका पोल खुलने वाला है। वो जो जिस केस में उनको सज़ा हुई है उस केस में वो बरी होने वाले हैं, और उससे पहले जिस केस में सज़ा हुई थी वो आपको पता है कि वो उस केस में जब उनकी बेल हुई थी तो हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसके बाद वो फैसला जो है वो सस्टेन नहीं रह सकता। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन हुकूमत तो बार बार कह रही है कि हम उनको वापस लाएंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि 9-9.5 महीने हो चुके हैं, 8 हफ्ते की बेल पर गए थे, खुद मॉरल अथॉरिटी दिखाएं नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान वापस आए। वो तो ये कह रहे हैं, और अगर आप समझते हैं नवाज शरीफ आके सुरखरू हो जाएंगे तो फिर तो फौरन आ जाना चाहिए उनको। शहजाद इकबाल, बात ये है कि जब कोर्ट ने उनको 8 हफ्ते की बेल दी और कोर्ट ने कहा कि आगे इसका फैसला जो है वो गवर्नमेंट करेगी, जब गवर्नमेंट ने खुद उन्हें बाहर भेज दिया, तो जब तक वो बाहर रहेंगे कानूनी तौर पे इसकी जो तशरीह है वो ये बनती है उस वक्त तक वो बेल पे तसव्वुर होंगे। हाँ, लेकिन उसमें यह भी था कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजेंगे और हुकूमत भी चेक करवा सकती है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है। लेकिन राणा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत वापस लाना नहीं चाहती नवाज शरीफ साहब को, तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम उनको वापस लाएंगे? क्या दबाव रखना चाहती है ताकि नवाज शरीफ साहब खामोश रहें, अपनी सियासी सरगर्मियां बंद कर दें? ये चाहती है हुकूमत फिर आपकी नज़र में? नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत का इससे 2-3 मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो महंगाई है, जो इकॉनमी का बुरा हाल है, जो इन्होंने मुल्क को डबो दिया है, एक तो उससे ध्यान हट के आप देखें ना, आज आप लाजमी आप कोई और बात कर रहे होते, ये बात ना कर रहे होते अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है वो इस तरह से हाईलाइट ना करती। एक तो ये है कि मीडिया की तनकीद से बचे हैं, बाकी लोगों के असल मसाइल जो हैं उनसे थोड़ा सरफ नज़र हो गया। दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि ये मामला जो है इसके ऊपर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि मियां नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिलने वाला है, जो उनका ये केस जो है, ये सज़ा जो है, ये उस जज की जो है वो रिटायरमेंट के बाद उसके खिलाफ एक्शन के बाद के वो मिसकंडक्ट का जो है वो मुर्तकब हुआ है, ये सज़ा बाकी नहीं रह सकती। ये किसी से पूछ लें। वो तो जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तब फैसला होगा ना, उसके बगैर तो उनकी अपील आगे नहीं बढ़ेगी ना। जी नहीं, वो अपील जो है वो गैर मौजूदगी में सुनी जा सकती है, कोर्ट को ये इख्तियार है। लेकिन जिस बेंच ने उनको इजाजत दी थी जाने की, उसी बेंच की तरफ से ये कहा गया था ना कि उनकी जो जमानत है अब गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन मुझे ये बात, जमानत जो कोर्ट ने दी थी गैर मौसर हो चुकी है। अदालत जो गवर्नमेंट है उसमें जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक, जब तक कि उनका इलाज मुकम्मल ना हो, उन्हें खुद भेज के जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आप खुद कह रहे हैं कि ये महंगाई और जो दूसरी मामला है उससे नजर हटाना चाहती है हुकूमत, तो जाहिर सी बात है हुकूमत किसी ऐसे इशू का इंतखाब करेगी जो कि हुकूमत को फायदा पहुंचाए। और यकीनन ऐसा लगता है कि जब वो ये तासुर बनाते हैं
और जब के नवाज शरीफ साहब 9 महीने से बाहर हैं, ना अस्पताल में दाखिल हुए, ना इलाज करवाया, ना वापस आने की तारीख देते हैं, तो इससे नून लीग की सियासत को नुकसान होता है, नून लीग के बयानिए को नुकसान पहुंचता है और हुकूमत को यह बयानिए बनाने का मौका मिल जाता है कि नवाज शरीफ 2000 की तरह, सन 2000 की तरह मफरूर हो गए हैं। तो हुकूमत ने अगर इस ऑप्शन को भी चुना है तो सियासी तौर पर तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, आपके लिए नुकसानदेह है? नहीं, सियासी तौर पे उनके लिए कुछ बेहतर नहीं है। उनका फ्रॉड, उनका झूठ, उनकी साजिश जो उन्होंने इस मुल्क को डुबोने के लिए जो है वो 3-4 साल रचाई, ये पॉलिटिकल टीम उस साजिश का हिस्सा बनी, ये चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। हम भी गली में, मोहल्ले में, लोगों में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ का कोई पॉलिटिकली नुकसान नहीं हो रहा, कोई उनका बयानिया जो है वो डिफीट नहीं हो रहा, वो कामयाब हो रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि हर आने वाला दिन जो है वो इस टीम का जो ये साजिश का हिस्सा बनी, ये पॉलिटिकल टीम इस साजिश का जो ये पाकिस्तान के थी, लेकिन इसका हर आने वाला दिन वो सारा दिन है। और तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस टोले को जो है वो बिल्कुल इसको जो है इस मुल्क की जान छुड़ाएंगी। लेकिन राणा साहब, ये चीजें जो है अवाम ये भी देख रही है ना, अवाम ये भी देखती है कि साबिक वजीर आजम और आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल जाते हैं, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल जेल जाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब जेल जाते हैं, मिफ्ता इस्माइल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जेल जाते हैं। पार्टी की क़यादत जिसमें नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, मुकम्मल खामोश रहते हैं। नवाज शरीफ साहब का जब अपना तोशाखाना केस का रेफरेंस सामने आता है या मरियम नवाज को नैब तलब करती है तो फिर दोनों बोलने लगते हैं। यानी कि जब बात अपनी फैमिली पर आती है, खुद पर आती है, तो बात करते हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा जेल जाएं, 6-6 महीने तक जेल में पड़ रहे, कोई लीडर बात नहीं करता, कोई बयान नहीं आता वहां से। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं जेल में था, मरियम नवाज को जो है वो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन गिरफ्तार किया। मरियम नवाज मेरी फैमिली से ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ फैसलाबाद तक पहुंची। वो बाकी तमाम लोगों के साथ, नवाज शरीफ के अभी हमने सियासी सरगर्मियां देखी नवाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो से राब्ता हो, फजल रहमान साहब से राब्ता हो, ये उसी वक्त हुआ ना जब तोशाखाना रेफरेंस सामने आया। नहीं, मियां साहब खुद तमाम लोगों की फैमिली से राब्ते में रहे, वकला से राब्ते में रहे, इस बारे में जो है वो मालूम करते रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सर, अब वो जाती तौर पे राब्ते में रहेंगे, ये आवाम को तो नहीं पता चलेगा ना। पब्लिक स्टेटमेंट तो उसी वक्त आया ना, पब्लिक खबर तो आपने उसी वक्त रिलीज की जब उन्होंने बिलावल भुट्टो से राब्ता किया, जब उनका तोशाखाना केस आया। देखिए, बात ये है कि पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो भी जब ज़रूरत होती है आ जाती है। जब उन्होंने कोई बात की, वो किसी ने अगर बयान कर दी, वो आ गई। देखें, ये इस किस्म की जो है ना निटी ग्रिटी, ये जो जब इस किस्म की साजिश लोग करते हैं ना, तो फिर उस साजिश को जो है वो उसको करने के लिए फिर प्रोफेशनल जो किस्म के लोग, उनको बकायदा हायर किया जाता है। अच्छा राणा साहब, एक और इशू है जो है ना वो फिर कहानी जो है ना वो निटी गिटियां बयान करते हैं। राणा साहब, एक और इशू है, वो ये कि सिर्फ हुकूमत नहीं को जो है ये होता है चीजों को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन पब्लिक एट लार्ज लेवल पे इनका ऊपर नहीं होता। सही है, हुकूमत का आपकी नज़र में एक मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की छोटी जमातें हैं वो भी आपकी जमात पर और पीपल्स पार्टी पे अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। अभी पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे जो 9 पार्टीज़ की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अब दोनों पार्टी से हमें कोई रिटन एग्रीमेंट चाहिए होगा, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तरह का कोई एग्रीमेंट चाहिए होगा, जिससे हमें पता चले कि हम हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस में मौजूद हैं। और वो अदम एतमाद शायद इसीलिए है कि चाहे धरने का टाइम हो, वहाँ पे आपकी अगर हाजिरी होती है तो वो एक सिंबॉलिक होती है। फिर आपने कहा था ईद से पहले कि ईद के बाद APC बुलाएंगे, रहबर कमेटी का इजलास होगा, नहीं बुलाया गया। फैटफ में आपने तमाम जो अमेंडमेंट्स थी उस पर आपने हुकूमत का साथ दिया। इसलिए जो छोटी पार्टीज है ऑपोजिशन की, वो भी खास एतमाद नहीं कर रही आपकी जमात पर अब। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उनका गिला जायज़ है। फैटफ के ऊपर जो है वो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के अदारों के कहने पर, और ये देखते हुए कि ये स्टेट सिक्योरिटी का मसला है, उन्होंने इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए, गवर्नमेंट के साथ अफ़ाम तफ़रीक़ पैदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये अमल जो था ये दुरुस्त इस तरह से नहीं था कि गवर्नमेंट ने भी जो है वो उल्टा जो है वो हमें
कहा कि जी ये तो NRO मांग रहे हैं और ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और छोटी जमातों को एतमाद में ना लेने की वजह से उन्हें भी जो है इसके ऊपर तो अब इस बात के लिए आप तैयार हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट देंगे, लिख कर देना पड़ेगा आपको? का कोई ना कोई नाम रखा जाना चाहिए। अब आपको लिख कर देना पड़ेगा? लिख के होना चाहिए जी, बिल्कुल हम लिख के देने को तैयार हैं। हम उस तहरीर के ऊपर जिसके ऊपर JJIF भी दस्तखत करे, पीपल्स पार्टी भी करे, PMLN भी करेगी, बाकी जमात बिल्कुल इस इत्तेहाद का नाम रखें, इस इत्तेहाद की तहरीर तैयार करें, उसके ऊपर सब दस्तखत करें और सब उसकी पाबंदी करें। और आपकी जमात से दस्तखत करने वाले शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, वो तैयार है इसके लिए? जी इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब दस्तखत भी करेंगे, साथ अंगूठा भी लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिलावल भुट्टो नौजवान की आदत है, वो उनको आगे कर दें कि आप लीड करें? नहीं, नौजवान हमारी जमात में भी बहुत है, लेकिन वो तो उन्होंने एक गुड जेस्चर के तौर पे जो है वो एतमाद के तौर पे उन्होंने बात की है। हाँ। और इस किस्म की बातें जो है वो होती रहती हैं। बिल्कुल हम भी बिलावल जब इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा, हम भी बिलावल के ऊपर एतमाद करेंगे, बिलावल हमारे ऊपर एतमाद करेगा। तो ये सारा जो है ये तो फिर एक दूसरे के ऊपर एतमाद करके और एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात होती है। इसमें इस तरह का जो है वो छोटा जो है वो तनकीदी फर्क जो है ना वो तो रवा नहीं रखा जाता। सही। और राना साहब आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अंगूठा भी लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे या अंगूठा दिखाएंगे दोबारा ऑपोजिशन की पार्टीज को? नहीं इंशाअल्लाह ताला अंगूठा सख्त करेंगे और एक कदम आगे होंगे मौलाना फजल रहमान के से, ये भी मैं आपको बता दूं। सही। बिल्कुल जो है जो पार्टी फैसला करेगी, जो APC फैसला करेगी, PMLN जो है वो पूरी तरह से पूरी चले। मैं इसको भी संभाल के रखूंगा कि वो अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा दिखाएंगे नहीं, क्योंकि जब ये एहतजाज हो रहा था, जब धरना था फजल रहमान साहब का, तो उस वक्त भी कई लोगों ने कहा था कि फजल रहमान साहब चले जाएंगे लेकिन नून लीग नहीं हटेगी धरने से। लेकिन हुआ ये कि नून लीग हमें धरने पे नजर ही नहीं आई। नहीं, ये गलत कहा था। नून लीग ने धरने में जो है कंसेंट पहले से नहीं दी थी। नहीं, आपको याद होगा कुछ और लोगों ने ये कहा था। मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि नून लीग बैठी रहेगी चाहे फजल रहमान साहब बेशक उठ जाए। उसमें पार्टी भी नहीं थी और PMLN भी नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। इसी इशू पर हम मजीद बात करेंगे और तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि अब हम पूरी एफर्ट लगाएंगे और नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएंगे। आपके ख्याल में क्या हुकूमत संजीदा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, या सिर्फ एक प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहती है ताकि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी सरगर्मियां बंद कर दें? मेरा ख्याल है कि जितने लोग ये कह रहे हैं कि उनको लाएंगे, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये उनको लाना आसान नहीं है। क्योंकि पहले इसहाक डार साहब के लिए भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी वाकई, और ये उनको नहीं ला सके। तो इसलिए, लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव सूट करता है PTI को, कि ताकि नून को डिफेंसिव रखें कि ये कि वो सही बीमारी पे नहीं गए थे बल्कि बहाना बना कर गए थे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कोई सीरियस तरीके से उनको लाना मुश्किल लग रहा है। और आपके ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी अगर है हुकूमत की जानिब से PMLN को बैकफुट पे रखने के लिए, डिफेंसिव रखने के लिए, तो क्या ये कामयाब हो जाएगी? क्या अगर इस तरह का प्रेशर मेंटेन होता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुला लिया जाएगा तो नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो जाएंगे, उनकी पार्टी भी बैकफुट पे चली जाएगी? क्या ये आउटकम होगा इसका? शहजाद साहब जाहिर है वो भी फिर अपनी नई स्ट्रेटजी रिव्यू करेंगे। जाहिर है वो अभी भी ये कह रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद भी स्प्लिट है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर्स वो सारे तो कह रहे हैं कि वो ठीक बीमार थे इसलिए उनको भेजा गया। डॉक्टर्स ने तो अभी तक अपना स्टांस नहीं बदला, सिर्फ गवर्नमेंट ये कह रही है, और वो भी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट नहीं ये कह रही। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये ज्यादा मामला बढ़ा तो फिर नून भी कोई अपना नैरेटिव सामने लाएगी जो कि ज़ाहिर है डिफेंसिव नहीं होगा, वो भी एग्रेसिव कोई स्टांस लाएंगे। सुहेल साहब, सियासी फायदा हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का किस में है कि नवाज शरीफ को वो पाकिस्तान वापस लेकर आए, जिससे जो नैरेटिव था एक एहतसाब का, जिसकी वजह से इमरान खान कहते हैं मैं हुकूमत में आया, वो नैरेटिव मजबूत होगा? या अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए, जेल चले गए, तबीयत नासाज होती है, तो वो हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल परेशानी का बायस बना रहेगा? फायदा किस में हुकूमत का? बिल्कुल सही आपने बात की है। इनका फायदा सिर्फ इसी बात में है कि पॉलिटिकल नैरेटिव करें और अमली तौर पर वो वापस ना आए।
ताकि सिर्फ ये कहते रहें, क्योंकि जिस दिन नवाज शरीफ यहाँ आके जेल में चले गए तो फिर वही सूरत हाल हो जाएगी जो पहले थी। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर चली जाएगी, उनको कुछ बीमारी हो गई, कोई उनको हल्की सी छींक भी आती है तो सारी हुकूमत जेल पहुंच जाती है। तो या अगर वो सीरियस हो जाएं, जाहिर है उनको मल्टीपल बीमारियां भी हैं, अगर वो सीरियस हो जाएंगे तो फिर हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इनको सूट यही करता है, कहते रहें तो उनको वापस लाएंगे और वो वापस ना आए। ये पीटीआई को सूट करता है और नून को सूट करता है कि वो भी एक बयानिया दे कि जी वो बीमार है, उनका ऑपरेशन होने वाला है, वो आ जाएंगे। तो ये जो दोनों को सूट कर रहा है, दोनों वही कर रहे हैं। नून लीग कितने देर तक, नवाज शरीफ साहब कितनी देर तक इस बयानिए को कायम रख सकते हैं कि वो बीमार है इसलिए नहीं आ रहे? क्योंकि जब पीटीआई ऑब्वियसली एक नैरेटिव बिल्ड करेगी कि 9.5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ना इलाज कराते हैं, ना वापस आने की तारीख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर तो जैसे आपने कहा कि वो एक अपने आप बयानिया मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इससे तो नुकसान होगा क्या पीएमएलएन को? क्या पीएमएलएन के लिए बयानिया डैमेजिंग होगा? और कितने टाइम तक वो इस मौक़िफ़ को बरकरार रख सकते हैं कि नहीं वो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बाहर है? मेरा ख्याल है बहुत लंबा नहीं इसको चला सकती पीएमएलएन भी। पीएमएलएन को भी या जाहिर है कि ये कहना होगा कि वो एग्जाइल हो गए हैं और उन्होंने वापस ना आने का फैसला किया है, और या वो इलाज कराएं। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी, और दोनों के अपने अपने फिर सियासी जो है इसके नुकसानात भी हैं या फ़ायदे हैं। अगर वो एग्जाइल होते हैं तो उसका कुछ और मतलब है, जाहिर है फिर उस पीएमएलएन की पॉलिटिक्स और हो जाएगी। फिर देखना पड़ेगा कि उनके मुतबादल क्या होंगे, मुतबादल सियासत क्या होगी। और अगर वो इलाज करा के वापस आने का सोचते हैं तो जाहिर है उनको भी ये नज़र आएगा, तभी वो वापस आएंगे जब उनको नज़र आएगा कि यहाँ पाकिस्तान में कोई सियासत हो रही है और उसके आने का उनको कोई सियासी फ़ायदा है। आके सीधा जेल में जाने के लिए तो जाहिर है वो भी रिस्क नहीं लेंगे आने का। और आपका ख्याल क्या है सुहेल साहब कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब उतने ही बीमार हैं जितने वो पाकिस्तान में थे उस वक्त, जितने बीमार थे अभी भी उतने ही बीमार हैं इसलिए वो बाहर हैं, या अब उन्होंने एक खुद साख्ता इजला वतनी इख्तियार कर लिया, जब तक माहौल साजगार नहीं होगा या इलेक्शन जैसा मौसम नहीं बनेगा तब तक वो नहीं आएंगे? देखिए, जिस वक्त वो गए थे उससे तो अब काफ़ी उनकी तबीयत बेहतर है, और मुझे तस्वीरें देख के अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह वो फैमिली के साथ या वॉक कर रहे हैं या घूमते फिरते नज़र आते हैं। लेकिन जो उनके हमें ज़राए बता रहे हैं वो यही बताते हैं कि अभी उनका एक बाईपास ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट किया गया है, और वो बाईपास जो है वो अब देखें सितंबर अक्टूबर में कब वो बाईपास होता है। और दूसरा ये है कि उनकी वालदा भी कोरोना की वजह से गई थी, वालदा भी उनकी बैरून मुल्क है, वो भी लंदन में है, और उनको डेमेंशिया है, हो गया है। और सब ज़्यादातर वक्त मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा से गपशप में ही लगाते हैं, जो कि कई दफ़ा अपने बेटे को भी नहीं पहचानती और उन्हें अपना भाई समझती हैं, उनके मरहूम भाई से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। तो इस तरह से उनका वक्त गुजर रहा है। जाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कुछ ना कुछ नवाज शरीफ साहब को भी फैसला करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इसी तरह की पाकिस्तान में खामोशी की सियासत चलानी है या उन्होंने एक्टिव होना है, क्योंकि कभी वाइड नहीं रहता, खला नहीं रहता। अगर नून लीग इसी तरह खामोश रहेगी और मसलियत की सियासत जो है उसको उसकी एक तरह से हमायत जारी रखेगी, तो इसकी जो नैरेटिव था फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कोई और स्टैंड लेगा, जो भी स्टैंड लेगा फिर उसके साथ वो सियासत होती जाएगी। अब नून लीग ये कहती आई है कि देखें पहले भी उनको सजा हुई थी और वो इलेक्शन से पहले आ गए, उनको पता था कि आते साथ उन्होंने भी जेल में चले जाना है, मरियम ने भी जेल में चले जाना है। अगर दोबारा ऐसा माहौल हो कि वो आए और फौरी उनको दोबारा जेल हो जाए तो क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा ये कदम उठाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जब पहले भी वो आए थे तो उनको पता था इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए वो जेल गए थे। अगर वो ना आते तो मेरा ख्याल है नून को और कम वोट पड़ते। उनके आने की वजह से जो मज़ाहमती वोट था उनको पड़ा। अब भी वो किसी भी पॉलिटिकल जंक्चर पे दूर नहीं रहेंगे मुल्क से। जाहिर है वो कोई सियासत से ना रिटायर हुए हैं ना सियासत से लातल्लुक़ हुए हैं। तो अगर कोई सियासी पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी होगी तो उस वक्त वो ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन जितनी देर तक सियासत नहीं होती या वो सियासत शुरू नहीं करते या वो उसकी टाइमिंग नहीं समझते कि अभी टाइमिंग नहीं है, उस वक्त तक वो आके जेल जाना क्यों पसंद करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे, कह रहे थे कि जब तक सियासी कोई एक्टिविटी नहीं है तब तक नवाज शरीफ क्यों पाकिस्तान वापस आकर जेल जाना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।